राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से ये परिवर्तन यात्रा और आज हमारे जनपद सहारनपुर के इस गाँव में चौधरी विकास पटेल की उपस्थिति हमारे लिए एक गौरव की बात है कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के लिए निकले हुए हैं। पिछड़ी जातियां जिनमें मात्र ओबीसी ही नहीं आते हैं, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज भी आते हैं। ये संयुक्त अभियान है पिछड़ी जातियों का कि उनके अधिकारों, संवैधानिक व्यवस्थाओं में उनके अधिकार और उनके हिस्से भारत को आजाद होने के बाद भी जो नहीं दिया गया है उस पर विचार करने के लिए, जनमानस को जगाने के लिए, उनकी चेतना जागृत करने के लिए यह परिवर्तन यात्रा चल रही है। आपने जो व्यवस्थाएं आज तक देखी है, वो व्यवस्थाएं आपको जानकर ये जानकारी होनी चाहिए कि 85% जनता भारत में पिछड़ी जातियों से संबंधित है और 15% जातियां केवल सामान्य जातियां, जिन्हें मैं अगड़ी जाति तो नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य जातियां में आती हैं। परंतु भारत के सभी स्रोतों में जो हिस्सेदारी है वो 85% पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी मात्र 15% है और 15% लोगों की हिस्सेदारी 85% है। ये उल्टा हो रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम सभी पिछड़ी जाति के लोग हैं जो अपनी पहचान एक साथ एकत्रित होकर अभी तक नहीं बना पाए हैं। चौधरी विकास पटेल जी का ये परिवर्तन यात्रा इसी बात के लिए है कि सब पिछड़ी जातियां एकत्रित हो जाएं और अपने अधिकारों की मांग करें। हम 85% जनसंख्या होने के बाद भी 15% हिस्सेदारी पा रहे हैं और जो 15% लोग हैं वो 85% हिस्सेदारी पा रहे हैं। इसको उल्टा किया जाना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर यदि कार्य नहीं किया जाएगा तो हम भारत में अपनी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस प्रकार से हम पहले विदेशी गुलामों के द्वारा नियंत्रित थे, अब अपने ही सामान्य जातियों के लोगों की गुलामी में नियंत्रित हैं। इसलिए सभी को आवाज उठानी होगी, एकत्रित होकर सभी को आवाज उठानी होगी कि हमारी हिस्सेदारी हमारी जनसंख्या के अनुसार हमें दी जाए। 1931 की जनगणना के अनुसार सभी जानते हैं कि 52% हिस्सेदारी पिछड़ी जातियों की थी, ओबीसी की थी। पिछड़ी जातियों की तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी मिलाकर और ज़्यादा थी। लेकिन यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जनसंख्या भी 52% थी। उसी के आधार पर पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु 2 आयोग बने। काका कालेलकर आयोग, उसकी रिपोर्ट आई, उसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग की रिपोर्ट जिस प्रकार से लागू हुई, 92-93 में आपने देखा कि जिस तरह से रथ यात्रा निकाली गई, वो कौन लोग थे और क्या चाहते थे, हम तब भी अब भी अगर नहीं समझ पाए हैं
तो हम आज 27% पर भी अपने पूरे अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 27% आरक्षण को भी समय समय पर जो नीति नियंता है, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, अपने किसी न किसी षड्यंत्र से कोई ना कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगाकर उनको किसी न किसी तरह से अवरोधित करते रहते हैं। कभी न्यायपालिका की ओर से और कभी कार्यपालिका की ओर से और कभी विधायिका की ओर से। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि अभी तक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में हमारे जो लोग हैं वो उन पदों पर नहीं पहुंच पाए हैं जो नीति नियंता के रूप में कहलाते हैं, कहे जाते हैं या नीति बनाते हैं। वहां तक जाने के लिए हमको एक सोच बदलनी होगी अपनी, और वो सोच हर घर में बदलनी चाहिए। मैं भी यहीं इसी सहारनपुर जिले के गांव तिवाया का रहने वाला हूं। ऐसे ही स्कूलों में पढ़कर आगे बढ़ा हूं। प्राइमरी स्कूल में टाटपट्टी से बैठकर, कस्बे के स्कूल से हाई स्कूल करके और सहारनपुर के स्कूल से डिग्री LLB करने के बाद मैं सर्विस में आया। अपने 40-45 साल की न्यायिक सेवा में जो मैंने महसूस किया है वह यही किया है कि हम हर वर्ग पर, हर स्थान पर दूसरे वर्ग के द्वारा दबाए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी अशिक्षा का। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। हाई स्कूल पास करते ही बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए। अब तो इंटर पास करने के बाद एकदम बच्चा ये सोचने लगता है और पेरेंट्स भी सोचने लगते हैं कि कहीं इसकी नौकरी लग जाती। मैं समझता हूँ हाई स्कूल, इंटर पास करने के बाद जो IQ, जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो किसी भी कंपटीशन में बैठेगा उस दृष्टिकोण से उस कंपटीशन को पास नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है और उच्च पदों तक पहुंचना है। जब तक वो उच्च पदों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो नीति नियंता नहीं हो पाएंगे, तब तक वो संवैधानिक अधिकारों प्रति जागृत नहीं हो पाएंगे और उन संवैधानिक अधिकारों में अपनी हिस्सेदारी को मांगने के लिए या दिलाने के लिए अपने समाज की सहायता नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान किसी भी अधिकार को पाने में होता है। जहाँ तक जातिगत जनगणना की बात है, यह आवश्यक है। सभी लोग जानते हैं कि बिना किसी गणना के, बिना किसी बजट के हम ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई कितने आदमी हैं, हमें उन्हें कितनी व्यवस्था करनी है। चाहे शादी ब्याह ले लीजिए, चाहे कोई और फंक्शन ले लीजिए, जब तक आपको किसी की संख्या का नहीं पता होगा तब आप उनकी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि जातिगत जनगणना हमारी नहीं होती है तो हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा कितना हिस्सा हिंदुस्तान की स्रोतों में संवैधानिक रूप से कार्यपालिका में, न्यायपालिका में और विधायिका में और अन्य सभी स्रोतों में कितना हिस्सा हमारा है और हम कितना उसकी मांग करें। 52% पर हम अभी अटके हुए हैं। यदि हम ये मान लें कि 52% ही आएंगे जातिगत जनगणना में भी, तब भी हमको 52% की मांग तो उठानी ही है। 27% आरक्षण पर हमें सीमित कर दिया गया है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होता, इस तरह का एक कैप लगाकर जो सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जजमेंट में आया है, और हमको रोक दिया गया है कि 27% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में 69.5% आरक्षण लागू है। हम तमिलनाडु मॉडल अगर अपने प्रदेश में भी लागू करने की मांग करें, हर प्रदेश यदि इस बात की मांग करें, तो स्वाभाविक रूप से 1931 की जनगणना के अनुसार जो संख्या हमारी बताई गई है
हम उतनी संख्या का आरक्षण तो पा ही सकते हैं। इसलिए हमें विधानसभा में, संसद में ऐसे लोगों को चुनकर भेजना है, ऐसी पार्टियों के से संपर्क करना है जो हमारी इस बात को मान्यता दे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी और हमारी जातिगत जनगणना के आधार पर हमको आरक्षण दे। यह एक ऐसा अभियान होगा कि हम तमिलनाडु मॉडल को लागू करके अपनी जातिगत जनजाति के अनुसार उसके अनुपात में हम अपने आरक्षण की मांग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा न कहते हुए चौधरी विकास पटेल जी को हम ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे और फिर मैं यही कहूँगा कि हमें जागृत होना है। जागो, उठो और अपने अधिकारों की मांग करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद जज साहब। और आज के मुख्य आकर्षक चौधरी विकास पटेल जी को बुलाने से पूर्व में जो तमाम साथी हमारे इधर हैं, कृपया मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो दर्शक दीर्घा में आ जाए, जब श्रोता बन करके सुने, जिनको सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे। जो साथी हमारे इधर खड़े हैं, प्लीज कृपया करके वो सामने आ जाए।